हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो हमारी MCQ की रिवीजन सीरीज चल रही है उसके दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक है हमारा जंतुओं का वर्गीकरण, अर्थात जंतुओं का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित MCQ हैं। ये आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये MCQ हैं, ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, लास्ट में रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस MCQ सेशन का, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित MCQ देखने वाले हैं। और ये जो MCQ है, इसका पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। पहला MCQ जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित है वो यदि हम देखेंगे तो क्या है? देखो, जंतु जगत का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसका मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि जंतुओं का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो देखो, जब हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग समूहों के अंतर्गत विभाजित करना। तो जंतुओं का जब वर्गीकरण करते हैं तो वो करते हैं हम संघों में। जंतुओं का वर्गीकरण किस में करते हैं? हमें संघों के अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं। और टोटल होते हैं ये आपके 11 संघ हैं। टोटल कितने संघ हैं? 11, जिसमें से 10 संघ हैं ये आपके नॉन कोर डेटा हैं, और एक संघ है जिसे हम बोलते हैं कोर डेटा। तो ये टोटल कितने संघ हैं? 11 संघ है जो जंतुओं का वर्गीकरण हमें करते हैं। तो इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो देखो, जंतुओं का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसमें एक तो हम रखते हैं शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, अब शारीरिक संगठन से मतलब यह हो गया कि इन जंतुओं का जो शरीर बना है वो कैसे स्तर का बना हुआ है। क्या उनका शरीर है वो केवल कोशिकीय स्तर का है, या फिर उत्तक स्तर का शरीर है, या फिर अंग या अंग तंत्र स्तर का क्या है? शरीर है। तो एक तो जो हमारा होता है वो होता है शारीरिक संगठन। कहने का मतलब कोशिकीय स्तर का, उत्तक, या फिर अंग, या फिर अंग तंत्र। इसके अलावा जो दूसरा आधार हम लेते हैं वो लेते हैं शरीर की सम्मिति। सम्मिति का मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसका शरीर अरीय सम्मित है, या उसका शरीर असम्मित है, या उसका शरीर द्विपार्श्व सम्मित है। तो एक सम्मिति को आधार लेते हैं। इसके अलावा यदि हम आधार लेते हैं भ्रूण में स्तर, मतलब उसकी भ्रूणीय अवस्था के अंतर्गत कितने स्तर पाए जाते हैं? 2 स्तर है, अर्थात द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय कौन सा है? इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो वो हम देखते हैं खंडन, कि उसका शरीर है वो ऐसे खंडों में विभाजित है या नहीं है। तो ऐसे कुछ मुख्य आधार हैं जिनके आधार पर जंतुओं का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। तो यहां पर यदि हम देखें कि जंतु जगत का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है, तो रंग के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण नहीं करते हैं, तो यह तो हट जाएगा। आकार के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण नहीं किया जाता है।
निवास के स्थान पर भी वर्गीकरण हम संघों वाले में नहीं करते हैं। जो हम जंतुओं जगत का वर्गीकरण करते हैं तो वो हम करते हैं शरीर की बनावट के आधार पे, शरीर के संगठन के स्तर के आधार पे, और बाकी स्तर मैंने यहां पर आपको बताए ही हैं। तो इन ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो ये था हमारा पहले नंबर का प्रश्न। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो प्रश्न है ये मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें हमें करना क्या है कि जो हमारा कॉलम फर्स्ट है उसको कॉलम सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मिलान। देखो यहां पर ये तीन क्या दिए हुए हैं, एक तरीके से उपसंग दिए हुए हैं। तीन क्या हैं, उपसंग हैं, और ये उपसंग है किसके, कोर डेटा के। इधर ये तीनों के क्या दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। ये तीनों के उदाहरण हैं। इनको हमें मैच करना है कि इसका एक उपसंग होता है कोर डेटा का, यूरो कोर डेटा। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा जीव है जो यूरो कोर डेटा के अंतर्गत शामिल होता है। तो यदि हम इन तीनों में से देखें तो यूरो कोर डेटा में होता है एस्किडिया। एस्किडिया जो होता है वो यूरो कोर डेटा का क्या है, उदाहरण। किसका उदाहरण है, यूरो कोर डेटा का। इसके बाद में देखेंगे हम सेफेलो कोर डेटा, और सेफेलो कोर डेटा का जो उदाहरण है हमारा वो है हमारा एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस है वो कौन से उपसंघ का उदाहरण है, वो है हमारा सेफेलो कोर डेटा का। और कशेरुकी, कशेरुकी का उदाहरण कौन सा है हमारा, मछली। मछलियां हैं वो किस में आएंगी, कशेरुकी उपसंघ के अंतर्गत आएंगी। तो यहां पर आपके कोर डेटा संघ के तीनों उपसंघ हैं और इधर इनके उदाहरण हैं। इन तीनों को क्या करना है, हमें मैच करना है। और इसको मैच कर दिया हमने कि एक के अंतर्गत कौन सा मैच करेगा, सेकंड नंबर का। तो एक के अंतर्गत जो सेकंड नंबर वाला है उसको तो रख लो, बाकी को हटा दो। तो एक तो ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा। बी के अंतर्गत कौन सा मैच करेगा, 3 नंबर। तो यहां पर देखो बी के अंतर्गत है 3 नंबर और यहां पर है बी के अंतर्गत 1 नंबर, तो ये भी हट जाएगा। बाकी सी के अंतर्गत कौन सा मैच करेगा, 1 नंबर। तो ए के साथ 2 नंबर मैच करेगा, बी के साथ 3 नंबर मैच करेगा, सी के साथ 1 नंबर मैच करेगा। ऑप्शन ए होगा वो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस कारण ऐसे प्रश्न भी हम रोज 2-3 प्रश्न हैं मिलान करने वाले, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न हैं, ये हम हमारे क्वेश्चंस के अंतर्गत लेकर आते हैं। आप सभी लोगों को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो है ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखो कि त्रिस्तरीय परंतु शरीर की जो गुहा होती है वो रहित अर्थात गुहा नहीं पाई जाती है, ऐसा जीव कौन से होते हैं। अर्थात ऐसे जीव जिनका भ्रूण के अंतर्गत तो 3 स्तर हैं। भ्रूण के अंतर्गत कितने स्तर हैं, 3, लेकिन उनका जो शरीर है वो अगुह्य होता है। कैसा होता है, अगुह्य होता है। त्रिस्तरीय और अगुह्य जीव कौन से होते हैं। तो यदि हम इन चारों के अंतर्गत देखेंगे जिनका शरीर आपका त्रिस्तरीय और अगुह्य हो तो वह आ जाएगा हमारा ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थेज। कौन सा आ जाएगा, कौन सा संघ होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ होगा। जो इसका शरीर होता है वो त्रिस्तरीय और अगुह्य होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि जल सहवन तंत्र होता है, ये किसमें पाया जाता है। जल सहवन तंत्र
जल सहवन तंत्र होता है, ये यदि हम देखें तो हमें याद आता है कि जो एक तारा मछली का नाम आपने सुना होगा, तारा मछली, इसका नाम आपने सुना होगा। इनकी जो भुजाएं होती हैं उसके अंतर्गत ट्यूब होती हैं और उन ट्यूब में जल बहता रहता है, उसे हम बोलते हैं जल सहवन तंत्र। और यदि हमें याद हो कि जो तारा मछली होती है वो कौन से संघ का प्राणी है, उसके शरीर पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, तारा मछली की, शरीर पर क्या होते हैं, छोटे कांटे होते हैं। और जो कांटे वाले जीव होते हैं वो कौन से संघ के अंतर्गत है, हमारे इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन से संघ में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा। तो इस कारण जल सहवन तंत्र कौन से संघ की विशेषता होती है, इकाइनोडर्मेटा संघ की एक मुख्य विशेषता होती है। क्या पाया जाना, जल सहवन तंत्र का उपस्थित होना। तो इसमें मोलस्क का संघ नहीं आएगा, कौन सा संघ आएगा, इकाइनोडर्मेटा। नेमेटोडा भी नहीं आएगा और एनेलिडा भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा है। इसके बाद में हम हमारे जो एमसीक्यू चल रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो एमसीक्यू हैं, आप इनको जितना ज्यादा देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। इस कारण पूरे एमसीक्यू देखें। उसके साथ साथ में यदि कोई एमसीक्यू है वो आपको लग रहा है कि ये मेरे को नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज करना चाहिए। और जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप सोलो करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। तो देखो भाई, 5वें नंबर का प्रश्न, एक संघ का नाम है जिसका नाम होता है नाइडेरिया, या जिसे हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। नाइडेरिया में कौन सी विशेष कोशिकाएं पाई जाती? तो जो नाइडेरिया होता है उसके अंतर्गत इस नाइडेरिया का नाम जो पड़ा है वो इनकी विशेष कोशिकाओं के कारण से पड़ा है। किसके कारण पड़ा है, विशेष कोशिकाओं के कारण से। इसके अंतर्गत निमेटोब्लास्ट, या जिन्हें हम बोलते हैं निमेडोब्लास्ट कोशिकाएं, या इनका एक नाम और है दंश कोशिकाएं। ये पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं एक तरीके से डंक के जैसा कार्य करती हैं, जहरीली कोशिकाएं होती हैं। जो भी कोई जीव होता है इसको खाने का प्रयास करता है या इसके पास आता है तो ये कोशिकाएं उसको जैसे मधुमक्खी डंक मारती है वैसे ही ये कोशिकाएं डंक मारती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के कारण से इस संघ का नाम क्या पड़ा है, नाइडेरिया नाम पड़ा है। वैसे इसे सिलेंट्रेटा संघ भी हमें कहते हैं। तो यदि हम इसको देखेंगे नाइडेरिया, तो इसकी कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, डंक कोशिकाएं, या इनके नाम ध्यान से सुन लेना, कोई सा भी आ सकता है, निमेटोब्लास्ट भी आ सकता है, निमेटोब्लास्ट भी आ सकता है, या दंश कोशिकाएं। यहां पर क्या नाम दिया हुआ है, डंक कोशिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती। नोटोकोर तो हमारा किसमें पाया जाता है, कोर्डेटा में। रेडुला पाया जाता है मोलस्का में। नेफ्रियडिया पाया जाता है, वो पाया जाता है एनेलिडा में। तो इसके अंतर्गत हमारी डंक कोशिकाएं पाई जाती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इसको हम देखें कि द्विपार्श्व सममिति किसमें पाई जाती है। देखो, जो हमारी सममिति होती है यह हमारा क्या है, वर्गीकरण का आधार है। वर्गीकरण का आधार, अभी हमने पढ़ा था वर्गीकरण के आधार कौन कौन से होते। तो उसमें से एक आधार जो होता है
वो होता है शरीर की सममिति। अब सममिति का मतलब क्या होता है? वह काल्पनिक तल जहां से यदि किसी जीव को विभाजित किया जाए तो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। यदि कोई जीव है और उस जीव में कोई ऐसा कोई काल्पनिक तल हो जहां से यदि उसको विभाजित किया जाएगा तो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सममिति। और ये जो सममिति होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है असममिति। असममिति का मतलब हो गया है कि कोई जीव ऐसा हो जिसको किसी भी तल से दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, ऐसा कोई एक भी तल नहीं है, तो ऐसे जीवों को तो हम बोलते हैं असममित। दूसरी होती है हमारी अरीय सममिति। अरीय सममिति, अरीय सममिति का मतलब इसके अंतर्गत यदि दो से अधिक तलों से बहुत सारे ऐसे तल होते हैं जिसको कहीं से भी विभाजित करेंगे तो वो दो समान भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो ऐसी सममिति को हम बोलते हैं अरीय सममिति। और इसके बाद में एक सममिति होती है, वो होती है आपकी द्विपार्श्व सममिति। कौन सी होती है? द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब हो गया है कि ऐसी तल जो केवल एक तल होता है और उस तल से यदि उस जीव को विभाजित किया जाए तो दो समान दाएं और बाएं अर्थात पार्श्व हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं मनुष्य की बात करूं, मनुष्य को आप ऐसा कौन सा तल है जिससे दो भागों में विभाजित कर सकते हो और दोनों समान हो, बिल्कुल समान हो? तो ये जो मनुष्य का तल है, यहां बीच में से यदि मनुष्य को हम विभाजित करें, काटे, तो दो समान भाग होंगे, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ये हमारा बायां भाग होगा, ये हमारा कौन सा होगा? दायां भाग होगा। तो दो समान भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित तो हो जाएगा। ऐसी सममिति को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। तो हमें यहां पर जो उदाहरण दिए रखे हैं उनमें से चुनना है कि किसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अब तो चुनना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको उदाहरण बताया है। देखो, स्पंज होता है, ये सबसे निम्न स्तर के जीव हैं, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत ये आते हैं। तो इनके अंतर्गत असममिति पाई जाती है, अर्थात कोई भी सममिति नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? असममित होते हैं। हाइड्रा होता है, ये अरीय सममित होता है। जेलीफिश होता है, ये अरीय सममित होता है। लेकिन अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि मनुष्य में क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। सबको अभी बताया है कि मनुष्य को यदि ऐसे लंबवत तल से विभाजित किया जाए तो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, दाएं और बाएं भाग में। तो द्विपार्श्व सममिति किस में पाई जाएगी? मनुष्य के अंतर्गत पाई जाती। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यदि आपको सारी चीजें डिटेल में समझनी है तो आप रोज शाम को यहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। अभी हमारा जो ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है ये आपके पूरे रिवीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अब इसके बाद में यदि हम देखें कि एक संघ होता है जिसका नाम है मोलस्का, और मोलस्का में एक संरचना पाई जाती है रेडुला। इसका क्या कार्य है? देखो, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं। मोलस्का संघ के जीवों के मुख के अंतर्गत एक संरचना होती है, एक रेती जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे हमारे मुख के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? दांत, जिसके द्वारा हम भोजन को काटते हैं, कुतरते हैं। उसी प्रकार से जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं उनके मुख के अंतर्गत, मुख में
एक संरचना होती है रेड्यूला, जो एक ऐसी संरचना है रेतीनुमा। और ये रेतीनुमा संरचना है, ये एक तरीके से जो ये भोजन खाते हैं उसको घिसने का कार्य करता है, उसको पीसने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, मोलस्का संघ में जो रेडुला होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? श्वसन तो इसका कार्य नहीं है, उत्सर्जन भी इसका कार्य नहीं है, प्रजनन भी इसका कार्य नहीं है, मुख के अंतर्गत है। तो ये भोजन को एक तरीके से ऐसे मान लो खुरचने का, उसको घिसने का कार्य करता है। तो यह आ जाएगा भोजन को खुरचना। कौन से जीवों में? मोलस्का संघ के जीवों में। कौन सी संरचना? रेडुला नाम की संरचना। कहां पाई जाती है? मुख के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक संघ है जिसका नाम है पोरीफेरा, और इस पोरीफेरा में जल नलिका तंत्र होता है, यह पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? देखो, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं इन्हें हम सामान्यतः कहते हैं स्पंज। क्या कहते हैं भाई? स्पंज कहते हैं। जैसे स्पंज होता है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इन जीवों के शरीर में भी क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और बीच में क्या होती है? एक लंबी गुहा होती है। और इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। और छिद्र की उपस्थिति के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? पोरीफेरा। पोरी का मतलब, पोर का मतलब होता है छिद्र, और फेरा का मतलब शरीर, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर होता है वो छिद्रित होता है। सबसे छोटे जो जीव होते हैं, सबसे छोटे जो जंतु होते हैं, तो ये जो छिद्रित शरीर होता है, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ओस्टिया। इन्हें क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। और इन ओस्टिया के द्वारा जो पानी होता है, ये देखो जीव हैं, ये कैसे हैं? जलीय। पानी होता है इन छिद्रों के द्वारा इसके शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद में इसमें एक गुहा है बीच में। गुहा का मतलब बीच में खाली जगह है जहां पर यह पानी आता है, और आने के बाद में यह पानी इस ऊपर की तरफ एक छिद्र से बाहर की ओर निकलता है। एक बड़ा छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र तो होते ही होते हैं जिन्हें तो हम ओस्टिया कह रहे हैं। एक बड़ा छिद्र है, उसके द्वारा देखो पानी इनके द्वारा तो अंदर आ रहा है और इसके द्वारा बाहर निकल रहा है। इन छिद्रों को, इस छिद्र को हम कहते हैं ओस्कुलम। जो बड़ा छिद्र है उसे क्या कहा जाता है? ओस्कुलम कहा जाता है। तो ये जो छिद्र इसके शरीर पर हैं, जिसके द्वारा एक जल का नलिका तंत्र बन रहा है, अर्थात ओस्टिया के द्वारा शरीर के अंदर जल प्रवेश कर रहा है ऐसे, और फिर वो किसके द्वारा निकल रहा है? ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल रहा है। तो एक जल नलिका तंत्र बन गया। ये काम क्या करता है? देखो, ये जो भोजन ग्रहण करेंगे वो जल के द्वारा ही ग्रहण करेंगे। जल के अंतर्गत जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, छोटे मोटे कोई कण होते हैं, भोजन के कण होते हैं, वो जल के साथ इसके अंदर चले जाते हैं, इसका पाचन करता है और पाचन के बाद में बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ में जल में जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर जाती है और उसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। तो एक तरीके से ये जल नलिका तंत्र है, इनके अंतर्गत भोजन को ग्रहण करने का कार्य भी करते हैं और साथ साथ में श्वसन का भी कार्य करते हैं। तो प्रजनन इनका कार्य नहीं है, संचलन भी इनका कार्य नहीं है, इनका कार्य होता है भोजन और श्वसन। इनका कार्य क्या है भाई? आपका भोजन ग्रहण करना और श्वसन करना, बाकी उत्सर्जन भी इनका कार्य नहीं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन क्या है? देखो, एक संघ का नाम है जिसका नाम है हेमीकोर्डेटा। इसको कोर्डेटा से अलग रखा गया है, क्यों? देखो, हेमी का मतलब होता है आधा। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। और कोर डेटा का मतलब आप जानते ही, कोर डेटा
तो जो ये हेमिकोर्डेटा होते हैं इनको कोर्डेटा में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हेमिकोर्डेटा में एक संरचना होती है और यह संरचना आपकी नोटोकॉर्ड के जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? नोटोकॉर्ड। लेकिन वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती है। वो उसके ग्रीवा वाले भाग में होती है लेकिन वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती है। और हेमिकोर्डेटा में एक उदाहरण है बेलेनोग्लोकस। उसके अंतर्गत ये शुंड जो है, शुंड वाला हिस्सा, ग्रीवाल वाला हिस्सा है, उसके अंतर्गत एक नोटोकॉर्ड जैसी संरचना दिखती है लेकिन वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती है। तो इस कारण से उसे कोर्डेटा में नहीं रखा जाता, क्योंकि कोर्डेटा के अंतर्गत हम केवल उन्हीं जीवों को रख सकते हैं जिनके जीवन काल में या जीवन के किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती हो। अब इसमें नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है लेकिन वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं है। तो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसको तो कोर्डेटा में रख ही नहीं सकते। तो इस कारण इसको एक अलग संघ बनाकर नॉन कोर्डेटा में रखा गया है और जिसका नाम है हेमिकोर्डेटा। तो इसमें गिल छिद्र नहीं होती, यह मुख्य कारण नहीं है। इसके अंतर्गत तंत्रिका रज्जु नहीं होती, यह भी मुख्य कारण नहीं है। इसके अंतर्गत सच्चा अर्थात वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। यह इसका मुख्य कारण है कि हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा संघ के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटोकोर्डेटा की मुख्य विशेषता क्या है? प्रोटोकोर्डेटा और प्रोटोकोर्डेटा होते हैं, इनकी मुख्य विशेषता देखो, कोर्डेटा में जो आ गए हैं उनके अंतर्गत आपकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन प्रोटोकोर्डेटा में देखो स्थायी कशेरुक तो पाया जा ही नहीं जाएगा कि वो तो कशेरुकी में होते हैं। नोटोकॉर्ड अस्थायी होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है लेकिन वो कैसा होता है? अस्थायी। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। खंडन का अभाव ये नहीं है, खुला परिसंचरण भी नहीं। तो प्रोटोकोर्डेटा है, उसकी विशेषता ये है कि उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है लेकिन वो कैसी होती है? अस्थायी होती। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। जो उभयचर होते हैं जिसमें हम मुख्य उदाहरण मानेंगे मेंढक को। भाई मेंढक हमारा उभयचर है, ये स्थल पर भी रहता है और ये जल में भी रहता है। तो उभयचर में जो निषेचन होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? देखो निषेचन सभी जानते हैं, निषेचन का मतलब होता है नर प्लस मादा युग्मक का संलयन। नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसे हम बोलते हैं निषेचन। अब जो ये निषेचन होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है बाह्य निषेचन, कैसा होता है बाह्य निषेचन? जो शरीर से बाहर होता है। सामान्यतः किसमें? जल में। और एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन, जो कि क्या होता है? शरीर के अंदर। कहां होता है भाई? शरीर के अंदर। तो यह बोल रहा है कि उभयचर में जो निषेचन होता है वो कैसा होता है? आंतरिक होता है या बाह्य निषेचन पाया जाता है? तो देखो मेंढक की यह सबसे मुख्य विशेषता होती है कि उसके अंतर्गत जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है, जल के अंदर निषेचन होता है। मादा मेंढक और नर मेंढक होते हैं, ये अपने मादा मेंढक अपने अंडे को और नर मेंढक अपने शुक्राणुओं को जल में छोड़ देते हैं और उसके बाद में वो मिल जाते हैं। और इसी कारण से मादा मेंढक होती है एक साथ बहुत अंडे होते हैं वो छोड़ती है। यदि मैं मनुष्य के लिए पूछूं तो मनुष्य में कैसा निषेचन होता है? मनुष्य में होता है आंतरिक निषेचन।
अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है वो मादा के शरीर के अंतर्गत जो अंडवाहिनी होती है उसके अंतर्गत होता है मनुष्य में। तो वो हो गया आंतरिक निषेचन। और मेंढक में कैसा होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये सारी की सारी विशेषता आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें देखो बंद परिसंचरण तंत्र का लाभ क्या है। परिसंचरण का मतलब आप समझते ही हैं कि शरीर के अंतर्गत जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, जिसके द्वारा हमारे पोषक पदार्थों का, जिसके द्वारा हमारे अपशिष्ट पदार्थों का, जिसके द्वारा गैसों का, इन सभी का क्या होता है, परिवहन होता है। तो वो रक्त है वो दो तरीके से बहता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण, और खुला परिसंचरण में क्या होता है कि रक्त होता है वो किस में भरा रहता है, कोटर में। एक गुहा होती है जिसके अंतर्गत रक्त भरा है और इसी के अंदर आपके क्या डूबे हुए हैं, अंग डूबे हुए होते हैं। अंग डूबे रहते हैं और वहीं से वो लेते हैं। एक होता है बंद परिसंचरण। कैसा होता है, बंद। इसमें हमारा जो रक्त होता है वो नलिकाओं में बहता है। किस में बहता है, नलिकाओं में बहता है, जिसके कारण से रक्त है प्रत्येक कोशिका तक सही तरीके से पहुंचे पाता है। तो ये बोल रहा है कि बंद परिसंचरण तंत्र का लाभ क्या है। कम ऊर्जा खर्च होना ये नहीं होता है, ऊर्जा तो अधिक खर्च होती है। ये धीमा परिवहन नहीं है बल्कि तेज परिवहन है। तो एक तो तेज परिवहन और नियंत्रित परिवहन, जहां तक रक्त को पहुंचना है वहां तक ये रक्त पहुंचता है किसकी सहायता से, नलिकाओं की सहायता से। और इस कारण इसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। कोई लाभ नहीं, ऐसा नहीं है भाई इसका लाभ होता है, परिवहन तेज होता है, साथ साथ में नियंत्रित परिवहन होता है। तो यह है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र का लाभ। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर का प्रश्न। बाह्य कंकाल जो होता है उसकी मुख्य कमी क्या है। देखो जो कम विकसित जीव हैं, जो छोटे जीव हैं, जो कीट वगैरह हैं, उनमें बाह्य कंकाल होता है। शरीर के बाहर की तरफ एक कठोर आवरण होता है काइटिन से बना हुआ, जिसे हम बोलते हैं बाह्य कंकाल। कीट वगैरह में देखा होगा आपने। लेकिन मनुष्य में तो बाह्य कंकाल नहीं है। मनुष्य के अंतर्गत जो कंकाल बना है, जो हड्डियां हैं, वो तो शरीर के अंदर है, आंतरिक कंकाल है। फिर हमें अंदर बाह्य कंकाल क्यों नहीं भाई? क्योंकि बाह्य कंकाल होगा तो शरीर के बाहर की तरफ कठोर आवरण है। शरीर को जब वृद्धि करनी है तो उस दौरान उस बाह्य कठोर आवरण को उसको त्यागना पड़ेगा, उसको केंचुली की तरह उतारना पड़ेगा। जैसे सांप होते हैं वो केंचुली उतारते हैं वृद्धि करने के दौरान, उसी प्रकार से उन जीवों को जो बाह्य कंकाल होता है उनको अपने शरीर में से उसको लगातार क्या होता है, हटाना पड़ता है, जिसके कारण उनका शरीर आकार में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तो इसकी कमी यह है कि ये सुरक्षा तो देता है, सुरक्षा नहीं देता ये तो कोई कारण नहीं है। वृद्धि के लिए उनको केंचुली उतारना पड़ता है। वृद्धि के लिए क्या उतारना पड़ता है, केंचुली। भारी होता है ये भी कोई ऐसा कारण नहीं है, पाचन को रोकता है ऐसा भी कोई कारण नहीं है। तो उनको जैसे ही वृद्धि करनी है तो उस कठोर आवरण को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो समय समय पर वो त्यागता। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। कोर्डेटा में गिल छिद्र या क्लोम छिद्र जिन्हें कहते हैं उनकी क्या विशेषता है। देखो कोर्डेटा के अंतर्गत जो गिल्स होते हैं उन कोर्डेटा की किसी ना किसी अवस्था में पाए जाते हैं।
यहां तक कि मनुष्य के अंतर्गत भी उसकी जो भ्रूणीय अवस्था होती है, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था, उसके अंतर्गत आपके क्लोम छिद्र होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। तो इस कारण कभी नहीं होते ऐसा कोई कारण नहीं है। केवल वयस्क में होते हैं? नहीं भाई, मनुष्य में तो वयस्क में होते ही नहीं है। किसी ना किसी अवस्था के अंतर्गत ये गिल्स पाए जाते हैं। केवल भूमि पर होते हैं? नहीं भाई। तो कोर्डेटा के अंतर्गत जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंतर्गत उनमें गिल्स होते हैं, ये पाई जाती हैं, गिल्स दरारें होती हैं, ये उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा जंतुओं का वर्गीकरण है उससे संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हम देखने वाले। ये 15 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? कोर्डेटा के अंतर्गत तंत्रिका रज्जु होती है, नर्व कोर्ड जो होती है या न्यूरल कोर्ड जो होती है वो कैसी होती है और किधर पाई जाती है? तो हालांकि ये हमने एक इसकी संरचना हमने पढ़ी हुई है कि ये तो इसका पूंछ वाला हिस्सा है, इसका जो ये पृष्ठ वाला ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर एक खोखली संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका रज्जु। क्या कहते हैं भाई? तंत्रिका रज्जु। यहां पर आपने देखे होंगे ऐसे क्लोम दरारें पाई जाती, ये इसकी पूंछ वाला हिस्सा होता है, इधर मुख वाला हिस्सा होता है। तो जो तंत्रिका रज्जु होती है पृष्ठ भाग पर होती है, पृष्ठ का मतलब ऊपर की ओर, और कैसी होती है? खोखली होती है, एकदम ठोस नहीं होती है बल्कि खोखली संरचना होती है। और यही संरचना आगे चलकर मस्तिष्क का और उसके साथ साथ में तंत्रिका रज्जु का अर्थात हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका निर्माण करता है, मेरु रज्जु का निर्माण करती है। तो ये उदरीय और ठोस नहीं होती है भाई, उदर का मतलब पेट की तरफ नहीं भाई, पीठ की तरफ अर्थात पृष्ठीय सतह पर पाई जाती है। पृष्ठीय होती है और कैसी होती है? खोखली होती है, पृष्ठीय और खोखली पाई जाती है। पार्श्व एवं ठोस भी नहीं होती है, अनुपस्थित तो होती नहीं है, पाई तो जरूर जाती है। यही संरचना बाद में मस्तिष्क वगैरह का विकास करवाती है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर हो गया है हमारा 16। कशेरुकी में नोटोकॉर्ड का क्या होता है? देखो हमने देखा कि आपके जो कोर्डेटा है उसमें उपसंघ हैं, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, आपका वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी। जैसे मनुष्य है वो कशेरुकी में होती है, मछलियां होती हैं वो कशेरुकी में होती हैं। तो मनुष्य के अंतर्गत हमारे अंतर्गत जो नोटोकॉर्ड है ये भ्रूण अवस्था में होती है, लेकिन बाद में ये बदल दी जाती है किसके द्वारा? हमारे कशेरुक दंड के द्वारा, हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा बदल दी जाती है। तो शुरुआत में नोटोकॉर्ड होती है लेकिन बाद में उसका प्रतिस्थापन होता है, वो बदल दी जाती है किसके द्वारा? कशेरुक दंड के द्वारा। तो जीवन भर तो नहीं रहती है, ये कशेरुक स्तंभ या कशेरुक दंड के द्वारा बदल दिया जाता है। पहले नोटोकॉर्ड होती है और बाद में किसमें बदल जाती है? कशेरुक दंड में बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं। समाप्त हो जाती है ऐसा नहीं है, पूंछ में चला जाता है ऐसा भी नहीं। इसके बाद में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्या बोल रहा है कि कशेरुकी में जो अंतः कंकाल होता है वो किससे बना होता है? अभी हम देख रहे थे कशेरुकी जैसे मनुष्य हो गया, जैसे कि मछली हो गई, जैसे कि उभयचर हो गया, जैसे कि हमारा पक्षी हो गए, जैसे कि हमारे सरीसृप हो गए, ये सारे के सारे आपके कशेरुकी में आते हैं और इनमें अंतः कंकाल होता है अर्थात शरीर के अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो ये जो कंकाल तंत्र होता है किससे बना होता है? ये बना होता है अस्थियों से व उपास्थियों से।
जैसे हम देखते हैं कि जो कीट होते हैं उनका बाह्य कंकाल होता है, बाहर की तरफ कठोर आवरण होता है, वो बना होता है काइटिन का। वो तो किसका होता है? काइटिन। लेकिन कशेरुकी में जो अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है? अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। काइटिन आपका बाह्य कंकाल बनाता है किसमें? ऑर्थोपोडा में। कैल्शियम हड्डियों के अंदर पाया जाता है वो तो, सिलिका इसका नहीं बना होता भाई। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें देखो कि जो मछलियां होती हैं उनका रक्त है वो शीत रक्तीय उन्हें कहा जाता है। क्यों? देखो शीत रक्त का मतलब होता है, एक तो हम उष्ण रक्तीय बोलते हैं, एक हम बोलते हैं शीत रक्तीय। शीत का मतलब हो गया कि ये असमतापी होते हैं। कैसे जीव होते हैं? असमतापी। अर्थात मछलियों का जो शरीर का तापमान होता है वो हमेशा नियत नहीं बना रहता है, निश्चित नहीं बना रहता है, यह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। और इसी कारण इन जीवों को कहा जाता है शीत रक्तीय। इनका ताप स्थिर थोड़ी रहता है, नहीं भाई, इनका शरीर का तापमान होता है वो बाहरी ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। तो ये बाहरी ताप पर निर्भर करता है। केवल जल में रहती हैं ऐसा कोई कारण नहीं है, फेफड़े नहीं होते हैं ऐसा भी कारण नहीं है। इनको शीत रक्तीय इस कारण कहते हैं कि शरीर का तापमान होता है वो वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 19। सरीसृप जो होते हैं उनमें हृदय में अपवाद कौन सा है? अब इसमें क्या मतलब है? ऐसा सरीसृप जो हृदय के हिसाब से अपवाद है। देखो जो हमारे कशेरुकी होते हैं, क्या होते हैं? कशेरुकी। इनमें यदि हम देखें तो मछली आती हैं, इनके अंतर्गत आपके उभयचर आते हैं, इनके अंतर्गत आपके सरीसृप आते हैं, इनके अंतर्गत आपके पक्षी आते हैं और इन्हीं के अंतर्गत आपके स्तनधारी भी आते हैं। ये सारे के सारे किस में शामिल होते हैं? कशेरुकी में। किस में शामिल है भाई? कशेरुकी। और इनका जो हृदय होता है, यदि हम कशेरुकियों में हृदय देखें तो मछली होते हैं इनका हृदय 2 कोष्ठक वाला। कितने कोष्ठक? 2, एक आलिंद और एक निलय। उभयचर होते हैं इनका हृदय भी 2 कोष्ठक वाला, एक आलिंद और एक निलय। सरीसृप होते हैं इनका हृदय 3 कोष्ठक वाला, जिसमें से 2 आलिंद और एक निलय। जो पक्षी होते हैं इनका हृदय होते हैं वो होता है 4 कोष्ठक वाला, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय। और स्तनधारी तो इनसे भी विकसित जीव हैं, तो इस कारण इनका हृदय कैसा है? 4 कोष्ठक वाला है, जिसमें भी 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो सामान्य तौर पर कशेरुकियों में जो हृदय होता है वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। सारे देख लिए आपके। लेकिन यदि हम सरीसृप में देखें तो हृदय कितने कोष्ठक का होता है? 3 कोष्ठक का। लेकिन जो मगरमच्छ है, क्या है भाई? मगरमच्छ, जो कि सरीसृप में के अंतर्गत ही शामिल होता है। मगरमच्छ, इसका जो हृदय होता है ये 4 कोष्ठक का होता है। कितने कोष्ठक का? 4। तो ये सरीसृप होते हुए भी इसका हृदय कितने कोष्ठक का है? 4। तो यही तो बोल रहा है सरीसृप में हृदय में अपवाद कौन सा है? ये अपवाद ही तो है मगरमच्छ, 4 कोष्ठक का हृदय है सरीसृप होते हुए भी। तो सांप नहीं भाई, छिपकली भी नहीं है, कछुआ भी नहीं है, मगरमच्छ है, उसका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक का होता है। इस कारण इसे हृदय के कोष्ठकों के हिसाब से अपवाद माना जाता है।
और इसके बाद में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, और वो क्या है कि जो मोलस्का संघ है, इस मोलस्का संघ में जो शरीर होता है वो कैसा होता है। मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं इनका शरीर कैसा होता है। तो देखो, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं इनके शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। इनके शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण, जो अत्यंत ही क्या होता है, कठोर। और इस आवरण के अंतर्गत आपका कोमल व अल्प विकसित जीव पाया जाता है। तो इनका शरीर होता है वो तो अत्यंत कोमल और अल्प विकसित होता है, लेकिन वो किसमें पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण में पाया जाता है। जैसे जो शंख होता है इसी वर्ग के जीवों के द्वारा आपका बनता है, सॉरी इसी संघ के जीवों के द्वारा। इसी प्रकार से मोती होता है वो भी मोलस्का संघ के जीवों के द्वारा, जो सीप होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो मोलस्का में शरीर होता है वो कैसा होता है, नरम अर्थात अत्यंत ही कोमल और अविकसित होता है, खंडित नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता है। रेडियल तो इनमें रेडुला नाम की संरचना होती है मुख के अंदर। तो ये था हमारा 20वें नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने पादपों का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित 20 एमसीक्यू प्रश्न देखे हैं। और ये एमसीक्यू प्रश्न है ये आपके जो एग्जाम के पैटर्न है उसके अनुसार बनाए गए हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके पूरे के पूरे एमसीक्यू आपके समझ में आए होंगे और आपका जो टॉपिक है उसका रिवीजन हो गया होगा। हालांकि ये जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है ये इतना बड़ी टॉपिक है आपका कि इससे बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न है वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमने यहां पर 20 एमसीक्यू प्रश्न सोल्व किए हैं। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।